हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी बच्चों? आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो बुक के इम्पोर्टेंट बहुत ही जो फार्मूला मतलब देखो मैथ का मैथमेटिक्स कहती है यदि आपके फार्मूला का अच्छा ज्ञान है तो ये बात मान लीजिए कि आपकी मैथ 20% कहीं ना कहीं सरल हो जाती है। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत समझ समझ के किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टाइप के फार्मूलों का उपयोग किया जा रहा है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पहला हमारा चैप्टर कौन सा है। तो पहला हमारा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी हैं? वास्तविक संख्याएं बच्चों। तो वास्तविक संख्याएं में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संख्याएं क्या देखते हैं बच्चों? संख्याएं। तो संख्याओं को हम लोगों ने दो पार्टों में भागा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला है वास्तविक संख्याएं। कौन सा है पहला? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और दूसरा हमारा पास है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के बनी होती हैं। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 2/3 माइनस 1/5 और 5 और 0.25। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? पाई कामा √3 √2 और यहाँ पर 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कौन सी है? 22/7। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है बच्चों? तो काल्पनिक संख्या रूट के अंदर माइनस लगा होता है। वो हमारी कौन सी होती है? वो बच्चों हमारी होती है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी होती है बच्चों? हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग और इसके फार्मूला अभी तो हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं, नोट कर लीजिए इतना। अब हमारे पास अपरिमेय संख्याओं में जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए 3.3 ये क्या है? ये तो एक परिमेय संख्या है और इसे हम लोग शांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। परंतु इसी को शांत कहते हैं यदि कह दिया जाए आपसे कि 3.33 या 3.3 के ऊपर बार कह दिया जाए तो ये क्या होगा? ये अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत का ही एक आवर्ती इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आवर्ती कहते हैं। ठीक है, आवर्ती कहते हैं और इसे भी अनावर्तित भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, शांत कब होता है और अशांत कब होता है। इसी कह दे 3.33 डैश डैश, मतलब जब डैश डैश होगा तो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो हमारी संख्या कैसी होगी? अशांत होगी बच्चों। कैसी संख्या होगी? अशांत होगी। चलिए अब इसमें से आपका नंबर 1 पर हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 पर पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? फिर नंबर दूसरी कह रहा है पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। नंबर 3 प्राकृतिक संख्याएं।
प्रकृति संख्याएं सम संख्याएं विषम विषम संख्या ये संख्याएं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से बच्चों स्टार्ट होती है? तो पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे हम कहते हैं -2 -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 डैश डैश। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पूर्ण संख्या 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। प्रकृत संख्या कहाँ से होती है? तो बच्चों प्रकृत संख्या 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। फिर इसके बाद आपसे कहा गया सम संख्या, तो सम संख्या 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10 डैश डैश, ये हो गई। फिर विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो विषम संख्या 1 3 5 7 डैश डैश। आभास संख्या कौन सी होती है? तो आभास संख्या आपकी 2 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 11 डैश डैश हो गया। इसके बाद 7वें नंबर पर आपकी दी गई है भाज्य संख्या। कौन सी दी गई है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी है? तो भाज्य संख्या आपकी 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10 डैश डैश, ये संख्या है बच्चों। यहाँ से सवाल आपको देखो, इसमें से संख्याएं आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। और जब तक आपको संख्याएं मालूम नहीं होगी तौर तरीके से, जब तक आप सही से समझ नहीं पाएंगे बच्चों। क्या है? जब तक आप सही से समझ नहीं पाएंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। आठ नंबर क्या थी? 8 नंबर का रहा है सह अभाज्य संख्या। कौन सी? सभाज्य संख्या। तो सभाज्य कौन संख्या होती है? सभाज्य संख्याओं में जिनका HCF कितना होगा? जिनका HCF 1 होगा, तो हमेशा इनका HCF कितना होना चाहिए? हमेशा HCF 1 होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि 8 कामा 25, ये क्या है? तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। कौन सी है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, साफ कर दें बच्चों। अब इसी को हम लोग और पढ़ेंगे। इसी में से कहा गया है, एक और फार्मूला होता है, इसमें से कहा जाता है, कौन सा? कहा जाता है पहला व्यंजक। पहला व्यंजक माने पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा। इसी को हम लोग कह देते हैं फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। ठीक बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको चाहे ये पढ़ लीजिए और या इसको ये पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इसके फार्मूला होते हैं। क्या है? ये इसके फार्मूला होते हैं। और इसी में
क्या पूछा जाता है। और इसी में से कहेगा आपसे कि बताइए अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 5 कामा अंडर रूट 7 सिद्ध कीजिए। कि कैसे कहेगा आपसे कि सिद्ध कीजिए क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन चैप्टर का है? ये चैप्टर आपका वास्तविक, कौन से? वास्तविक संख्याएं। कौन सी हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये इस संख्याओं के हम लोगों ने जितने भी फार्मूले थे हम लोगों ने इसके फार्मूले पढ़ लिए। ठीक बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ही दूसरे फार्मूला, जिस चैप्टर का नाम हमारा होगा बहुपद। क्या नाम होगा चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम हमारा होगा बहुपद। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग चैप्टर, देखिए बच्चों मैक लगा लेते हैं, जो कि मैक गिर रहा है। ठीक, अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग बहुपद। ठीक है, बहुपद के फार्मूले क्या हैं? ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका है, दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम हमारा होगा बहुपद। चैप्टर का नाम होगा आपका कौन सा? बहुपद। ठीक है, बहुपद में सबसे पहले आपका रैखिक बहुपद कौन सा है? रैखिक बहुपद कौन सा है आपका? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद में ax प्लस बी, यहाँ से जहाँ पर आपका a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे दो घात बहुपद। कौन सा है? दो घात बहुपद। दो घात बहुपद में क्या है बच्चों? तो दो घात बहुपद हमारा क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, जहां पर क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक बच्चों, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ये एक चीज और, अब इनके बीच की कुछ चीजें हैं। पहला कहा गया है दो घात बहुपद शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। ठीक बच्चों, पहला हमारा फार्मूला होगा शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है बच्चों? शून्यांकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। नंबर दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल। कितना? शून्यांकों का गुणनफल। इसी को हम लोग और या अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस का b बटे a। ये क्या होता है? ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। या इसको ये याद कर लीजिएगा बच्चों, या इसको ये याद कर लीजिएगा। ठीक है,
तो मेरी उम्मीद होगी कि आपको बच्चों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, एक बार मैं सूत्र को फिर समझा दे रहा हूं आपको। जैसे कहा गया रैखिक बहुपद में तो ax प्लस बी, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद की बात करेगा तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, जहां पर a का मान भी 0 नहीं होना। द्विघात बहुपद शून्याङ्कों व गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्याङ्कों का योगफल, तो शून्याङ्कों का योगफल बच्चों क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का मान रखें जो एक्स का गुणांक होगा, फिर बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, या इसी को हम लोग कह देते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटे एक है। या शून्याङ्कों का गुणनफल, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी क्या होता है, सी एक बच्चों अचर पद होता है। सी क्या होता है, एक अचर पद होता है जो बिल्कुल लास्ट में लगा होगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के फार्मूले देखते हैं। हाँ, इसका द्विघात बहुपद का एक और दो घात बहुपद, दो घात बहुपद क्या होता है, एक सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका। इसी को हम लोग हिंदी में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में शून्याङ्कों का योगफल x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल। चाहे आप ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। बस बच्चों इस चैप्टर में इतने ही फार्मूले हैं। कितने? इस चैप्टर में जितने हमने लिखाए हैं, बस इस चैप्टर में इतने ही फार्मूले हैं। अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक बच्चों, चलिए पढ़ते हैं भैया यहाँ से। इस चैप्टर में हमारे पास दो चीजें होंगी। पहली चीज में आपसे, जैसे हमने एक समीकरण, आपको दो समीकरण देगा। कितने समीकरण देगा? दो समीकरण। इसकी हम तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कराएंगे। सेकंड समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। इस समीकरण को हम लोग तुलना कराएंगे। ठीक है। ठीक है, आपको जैसे दो समीकरण आपको दे देगा। जैसे पहले कह दिया जाए कि 5x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसको पहले से पहले तुलना करा देंगे। दूसरा कह दिया जाए 2x प्लस का 5 इक्वल टू 5 प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। जैसे ये फर्स्ट होगा, सेकंड तुलना करा देंगे, इसके मान निकालेंगे। इसमें से दो विधियां हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से दो विधियां होती हैं बच्चों, जो इस चैप्टर में हम लोग दो विधियों का पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो विधियां होती हैं बच्चों। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। और फिर इसके बाद आपकी दूसरी विधि है विलोपन विधि। कौन कौन सी विधि है? एक विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि, और सेकंड वाली बच्चों है आपकी कौन सी है? विलोपन विधि। कौन सी है बच्चों? विलोपन विधि। देखिए जबरदस्त बच्चों मेहनत करते रहिए, ठीक है। कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखेंगे इसमें से सबसे महत्वपूर्ण, जहां से सबसे अधिक ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले, महत्वपूर्ण, ठीक है, जो आपको इसमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे 1 2 3 4, हमें 4 खाने बनाना जरूरी है। पहले हमने बना लिया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये खींचा, एक लाइन ये खींचा, तो 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5 खींच लिया। इधर हम लोगों ने एक लाइन इधर बढ़ा लिया, इतनी लाइन हम लोगों ने बढ़ा लिया बच्चों। ठीक है, अब पहली चीज जो हमारी रेखा ऐसे करके, एक रेखा ये प्रच्छेद प्रच्छेद रेखाएं होंगी। ये क्या होगा? प्रच्छेद क्या होगा? जब A1 बटे A2 जब मान बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो कितना होगा? ये अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या है? अद्वितीय हल है। और कैसा हल होगा? ये संगत होगा। क्या होगा? ये संगत होगा। आगे सेकेंड वाले में समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं में ये तीनों बराबर होगा। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, C1 बटे C2। ठीक, कैसा होगा? तो ये अनेक हल होंगे। और कैसा होगा? ये भी संगत, ये भी क्या होगा? संगत हल होगा। और ये भी क्या होगा? संगत हल होगा। हम लोगों ने सेकंड पढ़ लिए। थर्ड में क्या दे रहा है? थर्ड में कह रहा ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या होंगी? ये समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर A1 बटे A2, B1 बटे B2 पर ये मान बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। इसका क्या होगा? इसका कोई हल नहीं है। ये संगत, ये असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा बच्चों। ठीक है, एक बार हम आपको बहुत अच्छे से फिर समझा दे रहे हैं बच्चों। इसको आप पढ़ लोगे तो जितने भी इस चीज को हमने एक बार में ही पूरा दर्शा दिया है बच्चों, कि आपको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोगों को इसकी चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहला कहा गया है आपसे कि ये तीर जब एक दूसरे को काट रही होंगी तो प्रच्छेद होती, सबको पता है, क्योंकि रेखें जब आपस में काटेंगी तो प्रच्छेद होंगी होंगी बच्चों। ठीक है, प्रच्छेद रेखाएं होंगी। पर अगर मान जो A1 बटे A2, B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा तो कैसी? पूछे कैसी रेखाएं? तो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। फिर पूछे कैसा हल है? तो ये अद्वितीय हल है। पूछे संगत है कि असंगत है? तो कैसा होगा बच्चों? संगत होगा। फिर एक रेखा खींच दीजिएगा संपाती, ये संपाती रेखाएं। पर हम कैसे देखेंगे? यदि तीनों मान बराबर A1 बटे A2
b1/b2 बराबर c1/c2 यदि बराबर है तो कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। फिर हमसे पूछे कैसी रेखाएं हैं, तो इसके कैसे हल है? तो अनेक हल हैं। संगत है कि असंगत है? तो संगत है। फिर दो रेखाएं ये समांतर रेखाएं हैं। a1/a2 बराबर b1/b2, c का मान बराबर नहीं होगा यानी c1/c2, इसका कोई हल नहीं है, मतलब क्या होगा? असंगत होगा। कैसा होगा बच्चों? असंगत होगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे में आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो, और निश्चित मेरे हिसाब से मैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। हम लोग बच्चों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए। कितने चैप्टर पढ़ लिए बच्चों? 3 चैप्टर पढ़ लिए। अब हम लोग चौथा चैप्टर देखेंगे। चौथे चैप्टर में से चैप्टर का नाम है आपका द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। चलो भैया, द्विघात समीकरण में क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण में से आपका एक समीकरण होगा जिसे ax² प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। पहली विधि इसमें से होगी गुणनखंड विधि। कौन सी होगी बच्चों? गुणनखंड विधि। दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी श्री धरा चार सूत्र। कौन सा है? श्रीधरा चार सूत्र। ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे क्या होता है? 2a। ये इसका क्या बच्चों होता है? फार्मूला। परंतु एक d बराबर और होता है, जिसे हम लोग d बराबर कहते हैं b² माइनस 4ac। जब हमें मान निकालना होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? को विविक्तर। किसका सूत्र बोलते हैं? विविक्तर कहा जाता है। ठीक। ओम भोले। ओम भोले। जी डी का मान ज्यादा होगा अर्थात क्या होगा? धनात्मक होगा। तो कैसा मूल होगा? मूल वास्तविक व असमान है।
मूल वास्तविक व असमान है। यदि d बराबर 0 आ जाता है, अर्थात क्या आता है, अर्थात शून्य होगा, अर्थात शून्य होगा, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक व क्या होगा, समान होगा, मूल वास्तविक व समान होगा। और तीसरे, अब पांचवें में क्या कहा गया, यदि d 0 अर्थात ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, तो मूल क्या होगा, मूल क्या होगा बच्चों, यह बच्चों d या 0 अर्थात ऋणात्मक आता है तो कैसा मान होगा, ये काल्पनिक होगा। कैसा मान होगा, ये काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। ठीक बच्चों, ये हम लोगों ने द्विघात समीकरण का पढ़ लिया। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियां। क्या नाम है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होगा, यहां से जैसे हम कह दें A1 कामा A2 कामा डैश डैश AN। पहली चीज यहाँ पर एक चीज होती है प्रथम पद। कौन सा होता है, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा आपका, A होगा, ये प्रथम पद होगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है सर्वांतर। कौन सा आता है, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब D, इन दोनों का अंतर, जिसे कहा जाए A2 माइनस A1। तीसरे नंबर में आपसे nवां पद, कौन सा, nवां पद मतलब AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपका अगर 8वां पद पूछ ले, कौन सा, 8वां पद पूछ ले, तो 8वां पद को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A8 बराबर A प्लस 7D, ये लिख सकते हैं। चौथे वाले में अगर हम देखें चौथे के लिए, तो चौथे में क्या होता है बच्चों, चौथे के लिए इन पदों का योगफल कितना, इन पदों का योगफल। अगर देखें तो इन पदों का योगफल, इन पदों का योगफल SN बराबर N/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और SN बराबर N/2
ब्रेक ए प्लस ए एन, एक आपका ये फार्मूला, एक आपका ये फार्मूला। पूरे समांतर श्रेणी में आपका इतना ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। अब समांतर श्रेणी हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6वां। चैप्टर नंबर 6वां में से आपका दिया गया है क्या? त्रिभुज। कौन सा चैप्टर है आपका? त्रिभुज बच्चों। ठीक, कौन चैप्टर है आपका? त्रिभुज। एक प्रमेय है जिसे कहते हैं हम लोग थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसे हम लोग देखिए, हम लोगों ने ये बनाया, इसको हम लोगों ने एक लाइन ये खींच दिया, इसको नाम दे दिया ए, ये बी सी डी ई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी के, और इसको ए ई बटे लिख सकते हैं हम लोग किसकी? ए सी की। क्या लिख सकते हैं? ए सी की नहीं, ई सी की। ये हमारी प्रमेय निकालने के लिए सूत्र आते हैं। इसमें इसका मान आपको दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे, इसका मान, चार में से एक वैल्यू का मान पूछेगा आपसे। कहेगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, प्रतिच्छेद मतलब काटे,
विच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे हम लोग वीडियो बढ़ाएंगे। कुछ पॉइंट हैं जिस कहा जाता है कि समरूप के लिए हैं, उनके संगत कोण बराबर हो तो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो। कैसे? जैसे आपसे कह दिया जाए हाँ, इसके कुछ नियम होते हैं। नंबर एक होता SAS, मतलब भुजा कोण भुजा, ठीक है। सेकेंड नंबर में AAA, फिर तीसरे नंबर में SSS, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये दोनों हम लोग बोलते हैं हिंदी में कसौटी। ये भी क्या होती है? कसौटी। और इसको भी हम लोग बोलते हैं कसौटी। क्या बोलते हैं? कसौटी। इसे भी क्या बोलते हैं? कसौटी। हो गया बच्चों? अब हम लोग जैसे दो त्रिभुज बनाते हैं, एक ये हम लोगों ने बना लिया और एक हम लोगों ने ये बना लिया। इसका नाम दे दिया ABC, इसको PQR। चलते हैं, हम लोगों ने इसको कह दिया 30 अंश, इसको कह दिया 60 अंश, इसको कह दिया 90 अंश, इसको कह दिया 60 अंश, इसको कह दिया 30 अंश, इसे कह दिया 90 अंश। चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कह दें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC संवांसम होगा त्रिभुज QPR। इसको हम ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? A का मान 30 है तो Q का मान भी 30 है, B का मान 60 है तो P का मान भी 60 है, और C का मान 90 है तो R का भी 90 मान। हम इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, क्योंकि सारे अंश के इक्वल इस इक्वल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम त्रिभुज भी खत्म कर लिए। चलते हैं, हमारा 7वां चैप्टर होगा। 7वां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में उल्लेख करेंगे। ये खींचा हम लोगों ने, ये खींच दिया, ये हमारे पास ये y डैश, ये x डैश, ठीक। पहली चीज
ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसे हम लोग क्या, प्लस कामा प्लस, इसे हम लोग इसके बाद ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। याद कुछ नहीं करना बच्चों इसमें। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु के निशान प्लस प्लस तो सामने माइनस माइनस, इसका एक याद कर लो कि इसमें माइनस प्लस तो इसमें प्लस माइनस। ठीक बच्चों, ये चतुर्थांश होता है। इसमें से प्रथम सेकेंड थर्ड फोर्थ, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। याद हो जाएंगे ना बच्चों? याद हो जाएंगे? ठीक है, बहुत ही सरल तरीका है। अगर हम लोग फार्मूला पढ़ लेंगे तो मैथ ना कहीं हमें बिल्कुल इजी बेस लगने लगती है। ठीक बच्चों, चलो अब लोग हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, और अगर जीरो मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x, 0। x अक्ष के x नहीं, ऊपर x अक्ष था और नीचे y अक्ष था, तो y अक्ष पर बिंदु, तो y अक्ष पर बिंदु क्या होते हैं, तो y अक्ष पर बिंदु होता है हमारे पास 0, y। इसके ठीक, अब ये तो हमारे फर्स्ट की बात चल रही थी। सेकंड की बात क्या कहे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बराबर अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये 2 है पॉइंट। ठीक बच्चों, सेकेंड नंबर में अगर आपसे पूछ ले कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा होगा? मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो 0, 0 x अक्ष पर पूछता है बिंदु तो x, 0 और y अक्ष पर बिंदु पूछता है तो 0, y। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो इसका सूत्र क्या होता है, x माइनस यहाँ पर 2 होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलते हैं हम लोग, अगर हम लोग x y लिख दें तो x अक्ष हमारा क्या कहलाता है, जो हमारा x अक्ष होगा, ये जो हमारा x अक्ष होगा,
ठीक बच्चों, तो एक्स अक्ष हमारा क्या कहलाता है, तो ये कोटि और भुज। जो एक्स अक्ष है ये हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि। और वाई अक्ष क्या कह, जो वाई होगा, वाई हमारा क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। वाई हमारा भुज कहलाएगा। अगर एक्स पूछे निर्देशांक में, पूछे तो एक्स हमारा कोटि होगा और वाई हमारी क्या होगी, भुज होगी। आगे दूसरे चीज में चौथे की बात करें तो चौथे वाले में हम देखें तो चौथे में मध्य बिंदु, कितने मध्य बिंदु एक्स प्लस एक्स टू का x1 प्लस x2 बटे 2 कमा y1 प्लस y2 बटे 2। और इसके बाद 5 नंबर में आपसे विभाजन पूछे, क्या पूछे, विभाजन पूछे, तो क्या होगा हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं एम एक्स प्लस एम एक्स बटे m1 प्लस m2 12 21, ठीक है, कामा एम वाई प्लस एम वाई बटे m1 प्लस m2 12 21। ये हमारे फार्मूले हो गए। तो हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ लिया। ठीक बच्चों, हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ लिया। नोट कर लीजिए बच्चों। अब 8वां चैप्टर के फार्मूले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोण मिति। क्या नाम बच्चों, त्रिकोण मिति का परिचय। क्या नाम बच्चों, त्रिकोण मिति का परिचय। ठीक बच्चों, तो सर्वप्रथम हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास एक समकोण होता है। क्या होता है बच्चों, समकोण होता है। त्रिकोणमिति बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी मान लिया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये आपका आधार होता है। ये बच्चों क्या होता है, ये आपका लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। कर्ण कौन सा होता है बच्चों, ये आपका कर्ण होता है।
एक चीज है कि जब भी आपसे कहेगा 90 अंश तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी, का 90 कहता है तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। जिसको आपको थीटा मानोगे ये सामने वाली, उसको ये सामने वाले लंब इसके बगल वाला आधार बन जाएगा। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है बच्चों, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। आगे हम लोग चलें, अगर आगे हम लोग चलें तो दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ते हैं अनुपात। अनुपात में क्या पढ़ते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग अनुपात में, तो अनुपात के नियम में पहली चीज आ जाती है कि आपसे अगर पूछता है कोई साइन थीटा बराबर, इसे कहते हैं हम लोग अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। साइन थीटा बराबर आपसे पूछे तो क्या हम लोग जवाब देंगे, लंब बटे कर्ण के। क्या देंगे, लंब बटे कर्ण के। और इसी का उल्टा हम लोग क्या बना लेते हैं, इसी का उल्टा हम लोग कौशिक थीटा बना, कौशिक थीटा हमारा क्या होगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब के। जस्ट अब हम इसी लोग चलते हैं कॉस थीटा। क्या चलते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसी का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी का हमारा एक होता है टेन थीटा। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। क्या होता है, लंब बटे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसी का हम लोग कर दें कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा बच्चों, लंब के। ये कॉट थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया, ये आपका कॉसेक थीटा हो गया, ये आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पूछे आपसे बच्चों, क्या पूछे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के। यदि आपसे कोई पूछता है तो इसी का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब का, क्या बटे, कर्ण बटे लंब का। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण का। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। टेन थीटा, इसी टेन थीटा लंब बटे आधार, इसी का उल्टा तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसी को हम लोगों ने एक और ट्रिक बनाया जिसे हम लोग कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है, ये होता है आपका साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसको पहले जब इधर से पढ़ रहे होंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, और जब इधर से पढ़ेंगे नीचे से पढ़ेंगे तो जस्ट उल्टा पढ़ते हैं। जैसे कौशिक थीटा तो कर्ण बटे लंब, तो कौशिक थीटा बराबर आप पढ़ेंगे तो कौशिक थीटा लंब बटे, देखो यहाँ से कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। तो ये हमारा एक ये सीनी पढ़ने का तरीका, इससे पढ़ेंगे साइन पुट है लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कौशिक कर्ण बटे लंब। ये पढ़ने के तरीके हो गए हम लोगों के। ठीक है, इसके और हम लोग फार्मूले देखेंगे। ठीक बच्चों, इसी का अगर हम लोगों से कोई पूछता बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर इसको कहते हैं 1 कौशिक थीटा। क्या बोलते हैं, 1 कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर अगर आपसे कोई पूछता तो कौशिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। आगे चलते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है बताइए कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा 1 सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तो इसी को हम लोग अगर कोई पूछता है कि सेक थीटा तो 1 कॉस थीटा। क्या होता है, 1 कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर तो 1 का कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर तो
1 अपॉन यानी 1/cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, और बच्चों cos थीटा बराबर पूछे तो 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। ठीक, आगे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, पर इसी का एक और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसी का एक सूत्र और पूछे आपसे कि बताइए कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। पर इसी का एक सूत्र होता है कॉस थीटा बटे क्या होता है? साइन थीटा। एक इसका ये भी फार्मूला बच्चों होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे हम लोग चलते हैं। एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। यदि आपसे कोई साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या जवाब देंगे? तो साइन थीटा बराबर 1 प्लस चीज वहां कम जाएगी तो माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा बराबर हमें कहीं लिखना पड़े तो कॉस स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या बता देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक उससे हमारे तीन फार्मूले बन रहे हैं। पहला पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो एक। तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों ने कॉस को उधर पक्षांतर कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक फार्मूला होता है, बताएंगे सेक थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब इसके भी हम लोग कितने बनाएंगे? इसके भी दो फार्मूले बनाएंगे। तो इसके दो फार्मूले और बनाएंगे तो क्या पहला चीज हम बना लें, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस चीज कहाँ चली जाएगी? प्लस में, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है अब टेन स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस चीज कहाँ में आ जाएगी? माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ये इसके फार्मूले हो गए। और फार्मूले हैं इसके बच्चों, तो इसके और फार्मूले हैं। तो इसके फार्मूले होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेम प्रतिक्रिया इसमें भी वही लगेगी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें निकालना हो इसके लिए तो कैसे निकालेंगे? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसका आपका ये फार्मूले हमारे त्रिकोणमिति के हो गए बच्चों। ठीक है, कुछ और इसमें से हम लोग मान की तुलना कर लें। तो इसको साफ कर देते हैं। तो आप लोगों, ये आपका एक और होमवर्क रहेगा हम लोगों को जो हम आपको दे रहे हैं। होमवर्क क्या रहेगा? आप इसको थीटा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। पहले प्रति हो जाएगी साइन थीटा, फिर 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, इसका 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आप लोग, आपकी फॉर्मेलिटी है कि आप इसको याद कर लीजिएगा। आप सभी बुकों में दिया गया है तो आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे चार्ट को। ठीक है, पूरी की पूरी 6 निष्पत्तियां होती हैं। हमने एक आपको बता दिया कि ऐसे
6 निष्पत्तियां दी होंगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इसकी 6 निष्पत्तियां होंगी। आप 6 की 6 निष्पत्तियों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, 6 की 6 निष्पत्तियों को आप याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं नवा चैप्टर की ओर। नवा चैप्टर में क्या कहा गया है आपसे? नवा चैप्टर में आपसे कहा गया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या गया? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या कहा गया? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सर्वप्रथम हम लोग ये चित्र बनाया। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? जो ऊपर की ओर ये हमारे पास क्षैतिज हो गई। क्या हो गई? क्षैतिज। जो यहाँ पर कोण बनाती है ये अवनमन कोण, अवनमन कोण बनाती है। कौन सी? अवनमन कोण बनाती है। ठीक है, एक थीटा यहाँ पर हो गई। ठीक, दूसरे की ओर चलें, ये बनाया, ये बनाया, ये दृष्टि यहाँ पर जब बनेगा तो क्षैतिज अगर यहाँ पर आ जाती है, क्या जाती? क्षैतिज यहाँ पर आ जाएगी तो क्या बनेगा? ये उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण। इसी में त्रिकोणमिति का टोटल प्रयोग है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब आपके पास 9 के बाद 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर में क्या है? ठीक है, तो 10वां चैप्टर हमारा कौन सा है? वृत्त। कौन सा है? वृत्त। तो बच्चों हमारे पास तो 3 चैप्टर और बचे हुए हैं। तो दूसरे पार्ट में हम फार्मूला और देखेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन, क्योंकि मोबाइल की जो हमारे पास पीडीएफ बनी हुई है, इस मोबाइल का जो बैटरी है वो कम हो चुकी है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग दूसरे सेकंड पार्ट में बच्चों जो पीडीएफ बची हुई है उसको हम सेकंड पार्ट में जो फार्मूले बचे हुए हैं 2 से 3 चैप्टर के बच्चों, तो इसलिए हम इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिए बच्चों। जब आपको फार्मूला बिल्कुल रट जाएंगे, क्या होंगे बच्चों? फार्मूला बिल्कुल रट जाएंगे। अब बचे हैं आपके 2 से 3 चैप्टर बचे होंगे, तो 2 से 3 चैप्टर बचे होंगे, उस चैप्टर को हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए नमस्कार।